हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्योंकि मैं जानती हूं कि एग्जाम नजदीक है और योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, तो आई विल गिव यू अ क्लियर, क्विक एंड कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हमने बोला चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के साथ। और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी उसके टोटल को नेशनल इनकम बोलते हैं। जैसे एक पर्सन ने जो इनकम अर्न करी उसे इनकम बोलते हैं, उसी तरह पूरी इकोनॉमी के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो फैक्टर इनकम अर्न करी राइट ड्यूरिंग अ ईयर उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म यूज हुई हैं। एक एन अकाउंटिंग ईयर, राइट, और अकाउंटिंग ईयर आपको पता है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दूसरी टर्म यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट यूज हुई और फैक्टर इनकम, राइट। तो इससे पहले कि चैप्टर को और आगे बढ़ाएं, ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि फैक्टर इनकम क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री? तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं, राइट। मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन यहां पर, मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं। किसी भी पर्सन के लिए, किसी कंट्री का, मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं। क्यों मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूं? क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डिनरली इंडिया में ही रहती हूं। आई नॉर्मली रिजाइड्स इन इंडिया एंड मेरे जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी कंट्री के साथ है। तो दैट्स व्हाई आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी भी पर्सन को किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, ही और शी नॉर्मली और ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री, एंड सेकंड, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यहां पर ऑर्डिनरली और नॉर्मली का मतलब क्या है? ऑर्डिनरली रिजाइड्स इंप्लाइज a person must resides in a country for 1 year or more than 1 year to become the normal resident of a country, right? किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए किसी भी पर्सन को उस कंट्री में 1 या 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यूएसए में 1 साल से ज्यादा रह जाती हूं तो मैं वहीं की नॉर्मल रेजिडेंट हो जाती हूं। ओके। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के साथ होने चाहिए। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उसका कमाना, उसका खर्च करना, उसका इन्वेस्ट करना उसी कंट्री से होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, फॉरेन से कोई पेशेंट आता है इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए, राइट, और वो इंडिया में 2 साल से रह जाता है, पर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। चाहे यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह गया, पर फिर भी वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं है, वो किसी पर्पस के साथ इंडिया में आया है, राइट। पर्पस के साथ, जैसे उसका पर्पस पूरा होगा वो इंडिया से वापस चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स अगर किसी कंट्री में, मतलब इंडिया में सपोज 1 साल से ज्यादा भी रह जाते हैं तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जहां से वो आए हैं, राइट, क्योंकि वो किसी पर्पस के साथ इंडिया में आए हैं, राइट। अब पर्सन्स में कौन कौन इंक्लूड है? तो पर्सन्स में इंडिविजुअल भी इंक्लूड है, फर्म भी इंक्लूड है, कंपनीज भी इंक्लूड है और बैंक्स भी इंक्लूड है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नंबर 1, नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों इंक्लूड होते हैं, राइट। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वहां का सिटीजन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएसए में गई और मैं वहां 2 साल तक रही, राइट, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं यूएसए की, पर मैं सिटीजन इंडिया की ही हूं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। Next, international organizations like WHO, World Health Organization, IMF, International Monetary Fund are not the normal resident of a country in which they operate. क्यों? क्योंकि they are treated as normal residents of the international area. They belong to international area. तो इसलिए they are treated as normal resident of international area, right? Indian working in these organization, अगर कोई इंडियन WHO में काम कर रहा है, IMF में काम कर रहा है और WHO और IMF के ऑफिस इंडिया में ही है, तो उसमें काम करने वाला इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा, राइट। पर अगर इन इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशन WHO, IMF, राइट, जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और उनमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, राइट जी। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, टूरिस्ट,
राइट, विजिटर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जहां से वो आए हैं, राइट। यहां पर क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट हैं इंडिया के या नहीं, राइट। तो आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आई विल चेक इट एंड आई लेट यू नो, राइट। नेशनल इनकम को समझने के लिए नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, और अब डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ये इंडिया का मैप है सपोज, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, इसे कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स डोमेस्टिक टेरिटरी। पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है, इसके अलावा, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा कुछ ऐसे एरियाज वेयर इंडिया हैव एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट। द एरिया विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच persons, good and capital can move freely, right? उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अगर पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय अबव फ्रीडम, राइट, तो वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में होता हुआ भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। लाइक फॉरेन एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, राइट जी, तो वहां यूएसए के रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे, इंडिया के नहीं। तो फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया में होते हुए भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नो डाउट ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री का पार्ट है, राइट, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, ओके। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री ही इंक्लूड नहीं होगी, इसके अलावा इंडिया के शिप्स, इंडिया के एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट हो रहे हो, राइट, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। इसके अलावा इंडिया के फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया के कॉन्सुलेट्स, राइट, मतलब ऑफिशियल जो ऑफिस हैं इंडिया के, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, राइट। इसके अलावा इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इट्स मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ओके। फॉर एग्जांपल यूएसए एम्बेसी इन इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है या फिर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आपको पता है हमारे 4 फैक्टर्स हैं, वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ओके। लैंडलॉर्ड जब अपनी लैंड की सर्विसेज देता है तो उसके बदले में उसको रेंट मिलता है, लेबरर जब अपनी लेबर की सर्विसेज देता है तो उसको वेजेस मिलते हैं, और कैपिटलिस्ट जब अपना पैसा देता है, राइट, प्रोडक्शन के लिए, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज देता है, वो सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करता है और प्रोडक्शन लेता है, तो उसकी सर्विसेज के बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है, ओके। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्या है? फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड बाय factors of production for their services in the production process, right, production process in the form of rent, interest, profit and wages, right। और सिर्फ फैक्टर इनकम है जो कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है, और ये अर्नड इनकम है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी है प्रोडक्शन करने में, उसके बदले में उनको ये इनकम रिसीव हुई है, तो ये अर्नड इनकम है। और ट्रांसफर इनकम होती है, इट इज द इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दिया, आपने प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इवन देन यू आर रिसीविंग, एज स्टूडेंट यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपने तो सरकार को कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी, इवन देन यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप, राइट। तो स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफर इनकम, बिकॉज इट इज रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। और ट्रांसफर इनकम क्या है? अनअर्न्ड इनकम है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ये अनअर्न्ड इनकम है, बिना कमाई गई इनकम है, तो इसको हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते। और इनको रिसीव कौन करता है? इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, राइट, एंड गवर्नमेंट। किस फॉर्म में? ओल्ड एज पेंशन, डोनेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। अब आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है कि इसमें से कौन सी फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक इट एंड लेट यू नो, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको पता है हम अब्रॉड में जाते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं, राइट, और अपने घर ले आते हैं, जिसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी तरह
फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं और पैसा कमाकर अपने घर ले जाते हैं, तो वो हुई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। The difference between factor income from abroad and factor income to abroad is called net factor income from abroad. Right? So net factor income from abroad is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad. That is FIFA minus FITA. Right? As you know, factor income is received in the form of rent, interest, profit and wages. Wages की जगह पर हम term use कर रहे हैं compensation of employees. Right? तो अगर तो हम foreigners को अपनी labor services देते हैं, तो we will receive compensation of employees from abroad. और अगर वो अपनी labor services हमें देते हैं, तो हम उनको compensation of employees देंगे. तो the difference between compensation of employees from abroad and compensation of employees to abroad is what net compensation of employees from abroad. Next component of net factor income from abroad is net income from property and entrepreneurship. अब net income from property and entrepreneurship क्या हुआ? प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है रियल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी लैंड, उसके बदले में हमें रेंट मिलता है, और दूसरी होती है हमारी मनी प्रॉपर्टी। और मनी प्रॉपर्टी दैट मीन्स अगर हम किसी को अपना पैसा उधार देते हैं, लैंड करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो रियल प्रॉपर्टी के बदले में रेंट मिलता है, मनी प्रॉपर्टी के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज के बदले में हमें प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट के भी आगे तीन हिस्से होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें से डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट जी। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, विच आर केप्ट फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। और जो प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो सरकार के पास चला जाता है, राइट। तो प्रॉफिट से इनकम कौन सी हुई? डिविडेंड। ओके, तो अगर तो इंडियंस ने अपनी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज फॉरेनर्स को दी हैं, तो इंडियंस विल रिसीव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और उसी तरह अगर फॉरेनर्स अपनी ये सर्विसेज हमें देते हैं, तो हम लोग उनको इनकम पे करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगी उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पेड टू अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, that is income from property and entrepreneurship from abroad and income from property and entrepreneurship to abroad, उसे बोलते हैं net income from property and entrepreneurship. नेक्स्ट है net retained earnings of corporates from abroad। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, एक डिविडेंड, राइट, जो यहां आ गया, ओके, और दूसरा होता है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि सरकार के पास चला जाता है, जिसे प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट टैक्स सरकार के पास चला गया, और तीसरा हिस्सा बचा रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, विच इज केप्ट बाय द कंपनीज फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर हमारी कंपनीज अब्रॉड में है तो रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड हो जाएंगी, और अगर उनकी कंपनीज इंडिया में है तो रिटेन्ड अर्निंग्स टू अब्रॉड। तो द डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग टू अब्रॉड इज व्हाट? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और इन तीनों को अगर टोटल कर लिया जाए, दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू व्हाट? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। इन तीनों को ऐड कर ले तो भी हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, राइट। या फिर दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को निकालने का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। एज वी हैव डन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, अब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को आसानी से समझ सकते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हुई? जैसे कि मैंने पहले बताया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही क्या होते हैं? फैक्टर इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हुई? इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, राइट, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने। मैटर क्या करता है कि वो इनकम जो किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो। ये मैटर नहीं करता कि उस डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है या नॉन रेजिडेंट्स ने। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम इंक्लूड होती है। और नेशनल इनकम में
सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड होती है। तो नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय या फिर अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये मैटर नहीं करता कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने वो इनकम कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाई है या फिर अब्रॉड से कमाई है। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्लेस मैटर करता है कि वो कहां जनरेट हुई है, ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रिसीव करी है या नॉन रेजिडेंट्स ने। पर नेशनल इनकम में कौन मैटर करता है? लोग मैटर करते हैं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो कहां से कमाई गई है, वो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाई गई हो या अब्रॉड से कमाई गई हो। राइट, तो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और नेशनल इनकम नेशनल कॉन्सेप्ट है। ओके जी, अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इनका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो नेशनल इनकम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज सम ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। राइट, और डोमेस्टिक इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से कमाई है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, पर डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होती। राइट, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती। जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम होती है, जो उन्होंने हमारी टेरिटरी में कमाई, राइट, वो इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स while working in domestic territory। तो नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पर डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड होती है, तो इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर डोमेस्टिक इनकम है और हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, राइट, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज व्हाट? नेशनल इनकम। ओके जी, और अगर आपके पास नेशनल इनकम है और आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, अभी हमने क्या किया था? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आपने डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम है, तो हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। राइट, तो नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज व्हाट? डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आगे नेशनल इनकम के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये कन्वर्जन हमारी हेल्प करेगी। तो कन्वर्जन के 3 रूल्स हैं, एक ग्रॉस और नेट, एक मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, और एक डोमेस्टिक एंड नेशनल। आपको याद होगा कि जो ग्रॉस है इज इक्वल टू क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। राइट, और डेप्रिसिएशन ही क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, राइट, तो हमें ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। राइट, तो ग्रॉस माइनस कंपनसेशन, ग्रॉस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नेट। और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास ग्रॉस आ जाएगा। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, पर अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। उसी तरह प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है वो कैसे रिलेटेड है? मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे नेट बोलते हैं। ओके, तो अगर तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे? नेट माइनस करेंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, राइट, तो नेट ऐड करेंगे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक और नेशनल। एज यू नो, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे। राइट, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस में से नेट माइनस करेंगे,
तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। पर अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा। उसी तरह डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल आ जाएगा। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। नेक्स्ट, अब है नेशनल इनकम हमने कर लिया। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जैसे कि इस चैप्टर का नाम था। तो नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स हैं, एक जीडीपीएमपी, एक जीडीपीएफसी, एक जीएनपीएमपी, एक जीएनपीएफसी, राइट। उसी तरह एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी एंड एनएनपीएफसी, राइट। सिंपल सी बात कि कॉन्सेप्ट जो है, जो नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, वो कुछ ग्रॉस में होंगे, कुछ नेट में होंगे, राइट। कुछ डोमेस्टिक होंगे, राइट जी, और कुछ नेशनल होंगे, कुछ मार्केट प्राइस पे होंगे और कुछ फैक्टर कॉस्ट पे होंगे, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। उसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये नेशनल इनकम के 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स है, राइट। अब इनको सिंपल डिफाइन करते हैं। तो जीडीपीएमपी और क्या होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दैट मींस पूरी इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, वो प्रोड्यूस कहां हुई, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। पर प्रोड्यूस किसी ने भी करी, नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, किसी ने भी प्रोड्यूस करी, राइट। उनकी मार्केट वैल्यू के टोटल को क्या बोलते हैं, जीडीपीएमपी। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, प्रोड्यूसर ने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी, सिर्फ फाइनल को इंक्लूड करते हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उनकी मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई उनकी प्राइस, ठीक है। तो उनकी मार्केट वैल्यू के टोटल को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपीएमपी इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, राइट। और ग्रॉस है तो इसका मतलब इसमें इस प्रोडक्शन की वैल्यू में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। पर जब हम नेट की बात करेंगे, दैट इज एनडीपीएमपी, तो डेफिनेशन पूरी की पूरी यही रहेगी, दैट इज इट इज सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट, ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ओके। उसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीडीपीएफसी एंड एनडीपीएफसी, राइट, तो सेम डेफिनेशन यही रहेगी, पर क्या रहेगा, साथ में क्या रहेगा, एक्सक्लूडिंग नेट, राइट। दैट मींस जीडीपीएफसी अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, इट इज sum of market value of all the final goods and services produced in the domestic territory during a year excluding net indirect taxes, right, समझ आई। और जब हम एनडीपीएमपी को डिफाइन करेंगे तो सेम डेफिनेशन is sum of market value of all the final goods and services produced in the domestic territory during a year excluding depreciation and net indirect taxes। क्यों, क्योंकि ये एक नेट है तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होगा, और क्योंकि ये एमपी पे नहीं है, राइट, हम क्या कर रहे हैं, एनडीपीएफसी, राइट। तो एनडीपीएफसी क्या होगा, एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो, राइट। तो जीडीपीएमपी की डेफिनेशन अगर आपके पास एक लर्न हो गई तो आप उससे सारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीएनपीएमपी एंड एनएनपीएमपी, राइट जी। ग्रॉस डोमेस्टिक में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, पर जब हम नेशनल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये प्रोडक्शन सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया होना चाहिए, वो चाहे कंट्री के अंदर मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया हो या अब्रॉड जाकर किया हो, राइट। तो जीएनपी एट एमपी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर। और एनएनपीएमपी क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP मतलब market prices is sum of market value of all the final goods and services produced by all the residents of a country whether in domestic territory or abroad during a year
और क्योंकि ये नेट है और वो ग्रॉस था तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, GNPFC, राइट जी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, क्योंकि जब हम एमपी की बात करते हैं तो उसमें नेट इंक्लूड होता है, और जब हम एफसी की बात करते हैं तो इट इज एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डेफिनेशन में जब हम जीएनपी एफसी की डेफिनेशन देंगे तो पूरी यही डेफिनेशन और एंड में लिख देंगे एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और उसी तरह जब हम एनएनपी एमपी की डेफिनेशन देंगे जीएनपी एमपी से, सारी डेफिनेशन यहीं से देनी है नेशनल वाली। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब मार्केट प्राइस नहीं, अब क्या हो गया, factor cost is sum of market value of all the final goods and services produced by all the residents of a country during a year excluding depreciation and excluding net indirect taxes, right। क्यों, क्योंकि ये net है तो depreciation exclude होगा, FC है तो net भी exclude होगा, right। This is how we can define all the national income aggregates, राइट, विद वन डेफिनेशन। हम सारे कॉन्सेप्ट में इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग टर्म यूज करके इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन कैसे करते हैं, उनको सीखते हैं, राइट। पेपर में सपोज आपको निकालना आता है कि आपको निकालना है NNPFC और आपके पास गिवन क्या है, GDPMP, राइट। जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो चीज आपके पास गिवन है उसे हम रखेंगे राइट हैंड साइड पर। तो GDPMP हमें गिवन है और हमें GDPMP को कन्वर्ट करना है किसमें, NNPFC में। तो वो जो कन्वर्जन फॉर्मूलाज थे ग्रॉस और नेट के, उसको हम साइड पे लिख लेंगे हर बार ताकि हमारे लिए आसान हो। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन, राइट। MP और FC का डिफरेंस क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल से ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। उसी तरह मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस में से नेट माइनस कर देंगे, और अगर आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट करेंगे तो मार्केट प्राइस पा जाएगा। उसी तरह नेशनल से अगर आपने डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो डोमेस्टिक आ जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल आ जाएगा, राइट। तो ये वी डायग्राम हमारे सामने है, कन्वर्जन फॉर्मूलाज हमारे सामने है। अब हम कन्वर्ट करते हैं कि पेपर में अगर आपके पास GDPMP दिया हुआ है और आपको NNPFC निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। इसकी पूरी वीडियो, राइट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की पूरी वीडियो, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट न्यूमेरिकल्स, 10-12 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगी और आप इनके न्यूमेरिकल्स को मेरी उस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो GDPMP से NNPFC, तो ये क्या है, ग्रॉस है, राइट। तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ओके। दूसरा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट माइनस कर देंगे, तो ये मार्केट प्राइस में से नेट माइनस किया तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द अदर एग्रीगेट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, GNPMP और आपको निकालना क्या है, NDPMP, ओके जी। तो क्या करेंगे, नेट को ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, राइट। और प्रोडक्ट तो सेम है ना, और मार्केट प्राइस भी सेम है, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट एग्रीगेट्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल GDP एंड रियल GDP, राइट। हमारे पास दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक होती है करंट प्राइसेस, एक होती है बेस ईयर प्राइस।
जिन्हें हम कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं। करंट ईयर प्राइसेस लाइक अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 की जो प्राइसेस हैं वो करंट प्राइसेस होंगी। ओके जी। और एक हमारा होता है बेस ईयर, जिसे हम ईयर ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। आज प्रोडक्शन बढ़ा है, प्राइसेस बढ़े हैं, राइट, तो उन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ईयर ऑफ कंपैरिजन होता है, जिसे हम बेस ईयर बोलते हैं, जिसे ईयर ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। जीडीपी क्या है? सम ऑफ मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट जी। तो अगर करंट ईयर के प्रोडक्शन की वैल्यू, प्रोडक्शन करंट ईयर का, और प्राइसेस भी 2025 की लेते हैं, तो ये जीडीपी की मार्केट वैल्यू है किस पर? एट करंट प्राइसेस। ओके, इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। पर अगर हम जीडीपी क्या है? सम ऑफ मार्केट वैल्यू है ना, और मार्केट वैल्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी तो 2025 की ले रहे हैं, पर प्राइसेस हम किसकी ले रहे हैं? बेस ईयर की। सपोज हमारा बेस ईयर क्या है? 11-12, राइट। तो अगर हम आज के प्रोडक्शन की वैल्यू बेस ईयर की प्राइसेस पर निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ओके, जिसे बोलते हैं रियल जीडीपी। तो अगर हम आज के प्रोडक्शन की वैल्यू आज की प्राइसेस पर निकालते हैं, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जिसे नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। और अगर हम आज के प्रोडक्शन की वैल्यू बेस ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर रियल जीडीपी, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू of all the final goods and services calculated at current year prices, right, produced within domestic territory of a country during an accounting year. Same definition है GDP की, sum of market value of all the final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year. ठीक है, एक वर्ड ऐड कर दिया है कि ये मार्केट वैल्यू हमने किस पर कैलकुलेट करी है? करंट ईयर प्राइसेस पर, राइट। और करंट ईयर प्राइसेस को हम P1 से डिनोट करते हैं। 1 इज फॉर करंट ईयर, राइट। और nominal GDP is obtained by multiplying the goods and services produced in the current year with the prices prevailing in the current year. That is, current year price is P1 and current year production is Q1, right? तो इसका टोटल कर लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? GDP at current prices, जिसे हम nominal GDP बोलते हैं। ओके, और रियल GDP क्या हुआ? It is defined as market value of all the final goods and services calculated as base year prices produced within domestic territory of a country during an accounting year. Again, GDP की definition वही है, that is sum of market value of all the final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year. ठीक है, और ये जो market value हमने calculate की है, एक word add कर देंगे, at calculated at base year prices, right? तो base year prices को P0 से denote करेंगे, और quantity क्या है? आज की production क्या है? current year का है, राइट। तो करंट ईयर प्रोडक्शन को हमने बेस ईयर प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, राइट जी, और इनका टोटल किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसे क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी, राइट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर, दैट इज Q1, विद द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, दैट इज P0, राइट। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को ही क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ओके जी, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ओके जी, तो ये तो हो गया मीनिंग सिंपल वर्ड्स में, मैंने और इसको सिंपल कर दिया। तो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो पूरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इकोनॉमी में सपोज 3 गुड्स प्रोड्यूस हुई, ए, बी एंड सी। 2025 हमारा करंट ईयर है, तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई वो सपोज 30 kg, 40 मीटर एंड 10 लीटर प्रोड्यूस हुई, राइट। और 2025 में जो प्राइसेस हैं इनकी, वो 3 रुपीज पर kg, सपोज 2 रुपीज पर मीटर एंड सपोज 2 रुपीज पर लीटर है। तो इनकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी करंट ईयर की Q1, प्राइस करंट ईयर की P1, राइट। तो ये 30 इंटू 3 90 रुपीज हो गया, 40 इंटू 2 80 रुपीज हो गया, और 10 इंटू 2 20 रुपीज हो गया।
तो जब इनका हमने टोटल किया तो वो हो गया समीशन, क्योंकि P1 Q1 का टोटल कर रहे हैं तो समीशन P1 Q1, तो इट इज 90 प्लस 80 170 प्लस 20 190 रुपीज। तो ये हो गया हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने आज की प्रोडक्शन की वैल्यू आज की प्राइसेस पर निकाली है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। तो वही गुड्स हैं, एबीसी 2025 का प्रोडक्शन है, दैट इज 30 kg 40 मीटर 10 लीटर, और प्राइसेस जो है वो 2011-12 की है, मतलब बेस ईयर की, राइट। तो ये हो गई हमारे पास P0 और ये है Q1। तो मान लो बेस ईयर में प्राइसेस एक ही थी, 2 रुपीज पर यूनिट। बी गुड की प्राइस थी सपोज 1 रुपी पर मीटर, और सी गुड की जो प्राइस थी सपोज इट वाज अगेन 1 रुपी पर लीटर। तो मार्केट वैल्यू इज व्हाट P0 इंटू Q1। तो 30 इंटू 2 60 रुपीज, 40 इंटू 1 40 रुपीज, 10 इंटू 1 10 रुपीज। इन सब का टोटल किया तो 60 प्लस 40 100 प्लस 10 110 रुपीज। तो दिस इज समीशन, हमने P0 Q1 का टोटल किया है, तो ये हो गया समीशन P0 Q1। तो ये है नॉमिनल जीडीपी, दैट इज जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, तो इसीलिए इसको जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलते हैं। और ये क्या है, जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, तो इसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, राइट। अब देखो 2025 का प्रोडक्शन लिया है, तो क्वांटिटी दोनों में सेम है, प्रोडक्शन सेम है, राइट, पर प्राइसेस के डिफर होने की वजह से मार्केट वैल्यू अलग अलग है। अगर हम करंट ईयर प्राइसेस पर प्रोडक्शन की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वो 190 रुपीज है, और अगर हम बेस ईयर प्राइसेस पर उसी प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 110 है, राइट। इसका मतलब ये 190 रुपीज किसकी वजह से है, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। करंट ईयर में प्राइसेस बेस ईयर प्राइसेस से ज्यादा है, इसीलिए उसी प्रोडक्शन की वैल्यू जो बढ़कर कितनी हो गई है 190 रुपीज। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज, कैन चेंज ड्यू टू नंबर 1 चेंज इन प्राइसेस, और अगर करंट क्वांटिटी बदल जाए तो भी चेंज इन क्वांटिटी, प्रोडक्शन बदलने से भी, एंड चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। पर जो रियल जीडीपी है वो सिर्फ किसकी वजह से बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइसेस तो हर बार 2011-12 की ही ली जाएंगी ना, और वो तो कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ 20 हर एक ईयर की, हर एक करंट ईयर की क्वांटिटी बदलेगी, प्राइसेस तो हर बार हम बेस ईयर की ही लेंगे ना, तो वो तो सेम रहेंगी। इसका मतलब रियल जीडीपी बदलेगा, चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन या फिर क्वांटिटी। तो अगर नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस की वजह से बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से नहीं, तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेलफेयर कब बढ़ता है, जब लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, राइट। तो अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ा प्राइसेस की वजह से, तो नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, राइट। पर रियल जीडीपी तो हमेशा किसकी वजह से बढ़ेगा, प्रोडक्शन की वजह से बढ़ेगा, क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा। तो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, राइट। हमारे पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है और हमें रियल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट रियल जीडीपी, राइट। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, राइट। और अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है और रियल जीडीपी गिवन है, तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई रियल जीडीपी इंटू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, और 100 इधर ले आएंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्रॉस मल्टीप्लाई करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, और 100 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, क्या आ जाएगा आपके पास, नॉमिनल जीडीपी, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई करंट ईयर प्राइस इंडेक्स divided by 100. This is how we can convert real GDP into nominal GDP. और इसी फॉर्मूले से हम लोग करंट ईयर प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, दैट इज व्हाट, जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज इक्वल टू
क्या करेंगे हम? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, रियल जीडीपी यहां नीचे आ जाएगा। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी into 100. This is what GDP deflator. So GDP deflator can be defined as the ratio of nominal GDP to real GDP, right? तो दिस इज व्हाट जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि प्राइसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं या सेम है। क्यों? क्योंकि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू इक्वल टू 100 है या फिर और 1 है, तो इसका मतलब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। करंट ईयर में जितनी प्राइसेस थी बेस ईयर में भी उतनी ही प्राइसेस थी। करंट ईयर में जितनी प्राइसेस है बेस ईयर में भी उतनी प्राइसेस थी। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, तो दैट मींस प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ओके, और अगर जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 100 है या फिर लेस देन 1 है, तो दैट मींस प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं। ओके, तो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी यहां डिफ्लेटर है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 है या फिर 1 है, तो व्हाट डज इट मीन? अगर ग्रेटर देन 100 है या ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है? लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। आपको पता है कि रियल जीडीपी जो है दैट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी, राइट? तो अगर रियल जीडीपी बढ़ा, इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी, राइट? पहले से ज्यादा गुड्स आई तो लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज मिली, और जब लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, राइट? तो क्या रियल जीडीपी ऑलवेज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? तो आंसर इज नो, राइट? तो दैट इज व्हाट लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हमेशा रियल जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर का बढ़ना जरूरी नहीं है, राइट? एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। आपने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक टेबल में बताया था कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी में 3 गुड्स प्रोड्यूस हुई, तो ये गुड्स सपोज क्या है? डिफेंस गुड्स हैं, या फिर लिक्कर है, या फिर सिगरेट है, राइट? तो उस सिचुएशन में जीडीपी तो नो डाउट बढ़ा, रियल जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, पर प्रोडक्शन बढ़ा डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से, या सिगरेट के प्रोडक्शन की वजह से, या लिक्कर के प्रोडक्शन की वजह से। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, जीडीपी तो बढ़ा, पर वेलफेयर नहीं बढ़ा। क्योंकि वेलफेयर कब बढ़ेगा? जब लोगों को पहले से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी, राइट? तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी जो है वो ये बताता है कि जीडीपी किन चीजों की से मिलकर बना है, राइट? तो अगर जीडीपी बढ़ा है प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल की वजह से, लाइक टैंक्स, वेपन्स, राइट, तो जीडीपी तो बढ़ा पर वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ा पर जीडीपी का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसने रिच को और रिच कर दिया और पुअर को और पुअर कर दिया। दैट मींस जीडीपी के बढ़ने से रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज बढ़ गई। तो जीडीपी तो बढ़ा पर वेलफेयर कम हो गया। तो अ मेयर इंक्रीज इन जीडीपी may not lead to rise in economic welfare if its distribution results in concentration of income in the hands of very few people or firms. It makes the rich richer and poor poorer, right? Next है हमारा non-monetary exchanges. There are many goods and services which are not considered while estimating national income. क्यों? क्योंकि उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चीजें मार्केट में बिकने के लिए नहीं आई, राइट? दैट मीन्स हम उनकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते। लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, लाइक किचन गार्डनिंग, लाइक लेजर टाइम एक्टिविटीज, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए कुकिंग करती हैं, आपको पढ़ाती हैं, पर आपकी मदर की सर्विसेज के बदले में उन्हें कोई रिवॉर्ड, कोई पैसा नहीं दिया जाता, राइट? तो जिन चीजों को हम मार्केट वैल्यू पर एस्टिमेट नहीं कर सकते, राइट, उनको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। नो डाउट आपकी मदर की ये एक्टिविटीज वेलफेयर को इंक्रीज कर रही हैं, पर इन्हें जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता, राइट? उसी तरह आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो तो आप अपने घर के लिए सब्जियां उगा रहे हो, आप मार्केट में नहीं बेच रहे हो, तो इनकी भी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, राइट? तो ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस या फिर बार्टर सिस्टम। कई एरियाज आज भी ऐसे हैं जहां पर बार्टर सिस्टम यूज होता है, राइट? जिनकी मार्केट वैल्यूएशन नहीं होती है, तो वो जीडीपी में कंसिडर नहीं होती, राइट? तो नो डाउट ये एक्टिविटीज वेलफेयर बढ़ा रही हैं, पर ये जीडीपी में कंसिडर नहीं होती है, राइट? तो देयर इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी।
नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं गुड और बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी फर्म ने करी है या फिर किसी इंडिविजुअल ने करी है, पर जिनके लिए कोई भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट उनको नहीं दी जाती, उसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, दैट इज गुड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच दे आर नॉट रिवॉर्डेड, राइट। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की वजह से वेलफेयर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाद आपने एक सुंदर सा बगीचा बना लिया, एक गार्डन बना लिया, जो कि सब लोगों को क्या दे रहा है, एक सेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट दे रहा है, पर आपकी इस एक्टिविटी की वजह से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, राइट। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, दैट इज बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच दे आर नॉट पनिश्ड, और इसकी वजह से वेलफेयर डिक्रीज होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पेपर मिल वालों ने पेपर प्रोड्यूस किया, तो वो तो जीडीपी में इंक्लूड हुआ, पर उस पेपर के प्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ कि एयर पोल्यूट हुई, राइट, या फिर नॉइस पोल्यूशन हुई, या फिर जो उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल रिवर्स में थ्रो किया उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हुआ, पर उनकी इस एक्टिविटी की वजह से उन्हें पनिश नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को की वजह से वेलफेयर कम हुआ, पर इसको जीडीपी में से डिडक्ट नहीं किया गया, तो हमने जीडीपी को ओवरस्टेट किया, राइट। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से वेलफेयर बढ़ा, पर हमने उसको जीडीपी में कंसिडर नहीं किया, तो हमने जीडीपी को अंडरस्टेट किया, राइट। तो जीडीपी जो रियल जीडीपी है, दैट्स व्हाई रियल जीडीपी इज नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। And that's your complete national income and related aggregate chapter, revised in one shot. I hope this quick summary help you save time and clear all key concept. अगर आपको हर टॉपिक जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम, नॉमिनल, रियल जीडीपी डिटेल में समझना है, तो उनके सेपरेट डिटेल वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो गो वॉच दैम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग विद इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरूला। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। It's a motivation. Thank you.